आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रैक्टिस, और हम कर रहे हैं एक्सटर्नल एड्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक्सटर्नल एड प्रैक्टिस। और याद से हमें यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो देखिए दोस्तों, जुडिशियल प्रैक्टिस जो है बेसिकली ये एक एक्सटर्नल एड के रूप में इस्तेमाल होती है, खासकर बाय कोर्ट्स। और इसका अर्थ हुआ एस्टैब्लिश डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल मेथड्स अडोप्टेड बाय कोर्ट्स इन, जब वो इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन ऑफ लॉज को करते हैं स्पेशली। एंड द कोर्ट्स जनरली दे रिलाई ऑन जुडिशियल प्रैक्टिस एज एन एक्सटर्नल एड, स्पेशली जहाँ पे स्टेचुटरी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, अनसर्टेन है और साइलेंट है ऑन ए स्पेसिफिक इशू। अगर इसकी डेफिनेशन या मीनिंग की बात करें तो देखिए, प्रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश बाय हायर कोर्ट्स, रिपीटेड एंड कंसिस्टेंट डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स ऑन पर्टिकुलर लीगल प्रोविजंस, customary judicial approaches in interpreting specific legal terms और procedures। तो जुडिशियल प्रैक्टिस जो है इसका एक्सटर्नल एड के रूप में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ऑल्दो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स, judicial practice assist in understanding how a law has been historically applied। यानी कि जब कोर्ट अप्लाई कर रहा है तो वो देखता है कि कैसे उससे पहले भी कोर्ट्स ने उसको अप्लाई किया है। एंड रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटी इन स्टेचुटरी लैंग्वेज, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन लीगल इंटरप्रिटेशन, अपहोल्डिंग डॉक्ट्राइन्स लाइक स्टेयर डिसाइसिस। इसका अर्थ हुआ टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस। नाउ जुडिशियल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट्स हैव एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल प्रैक्टिस एज ए लेजिटिमेट एड। केस लो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन री होल्स सेटलमेंट 1969 का केस है। द कोर्ट एंडोर्स्ड ए लॉन्ग स्टैंडिंग जुडिशियल अप्रोच व्हेन इशूइंग an order under section 1 of the Violation of Trust Act 1958. It observed that this approach aligns with practices that have been consistently applied over many years in thousands of cases। यानी कि बेसिकली जो एस्टैब्लिश्ड जो है, यानी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी कि जो हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है कोर्ट, उसी को मान रहा है कि वो जुडिशियल प्रैक्टिस है। इस केस में जो री होल्ड्स सेटलमेंट का जो केस है, जस्टिस मैग्री उन्होंने एक पिविटल इंटरप्रिटेशन दिया ऑफ द टर्म बेनिफिट अंडर द वेरिएशन ऑफ ट्रस्ट एक्ट 1958। He clarified that benefit is not limited to financial gains. So it's not violation, it's variation of Trust Act 1958. So variation of Trust Act 1958, he clarified that benefit is not limited to financial gains, but also includes social and moral advantages. This broader understanding empowered courts with greater flexibility when approving variation to trust, particularly in situations involving beneficiaries who are minors, unborn, or otherwise incapable of consenting। तो यहाँ पे ब्रोडर अप्रोच देख पा रहे हैं। तो सच एन इंक्लूसिव अप्रोच इंश्योर्स दैट वेलफेयर ऑफ ऑल बेनिफिशरीज इज कंसिडर्ड, aligning trust arrangements more closely with their best interests beyond mere financial considerations. Now, this decision in Rehold settlement reinforced the court expansive discretion under the act, ensuring that variations to trust could be made in a manner that serves the better interest of all the beneficiaries in line with established judicial practices। केस लो 2, KP वर्गीस वर्सेस ITO 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। था सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन प्रीवियस जुडिशियल ट्रेंड्स एंड purposive interpretation to clarify the meaning of transfer in income tax law। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे मिल रहा है हमें, दैट इज जुडिशियल ट्रेंड्स। यानी कि जो आपका ये वर्ड जो है जुडिशियल ट्रेंड, अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी जुडिशियल ट्रेंड। इट्स
very much relevant here. Judicial practice means judicial trends and established practice. So केस लो 3 की बात कर रहे हैं. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात 2005 का केस है. द कोर्ट टुक नोट ऑफ द पास्ट जुडिशियल अप्रोचेस to analyze the validity of legislation related to cow slaughter bans. Case law 4 Mangalore Electricity Supply versus Limited Company Limited versus CIT Commissioner of Income Tax 1978 का केस है. Now judicial practices, they were referred to understand the nature of expenditure under the income tax law. Judicial practices, once again they were referred. Now the benefits of judicial practice, that it promotes stability, uniformity, reflects practical legal reasoning, supports the doctrine of precedent, reinforces the intent and purpose behind the legislative provisions. Limitations की बात कर रहे हैं. can't override the clear statutory language. It should not be followed if the precedent is per inquirium, like through lack of care. It can't be used to substitute legislative intent. So these are the basic limitations. Now conclusion, as far as judicial practice is concerned, judicial practice serves as a significant external aid in statutory interpretation. Now it offers judges a reliable framework grounded in precedent and experience. अब दोबारा से 2 वर्ड हमें मिल रहे हैं यहाँ पे. रिलायबल फ्रेमवर्क मिल रहा है हम अगर जुडिशल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं. और वो हमें कैसे मिल रहा है? एक्सपीरियंस से मिल रहा है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है जजेस का. नाउ इट इंश्योर्स दैट लॉज आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली, रिफ्लेक्ट एस्टेब्लिश्ड लीगल रीजनिंग. यानी कि एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहे जुडिशल डिसीजंस में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. और एक एस्टैब्लिश्ड लीगल रीजनिंग जो है, जो एस्टैब्लिश हो गई है थ्रू आउट, उसको प्रमोट करता है साथ साथ में. एंड अपहोल्ड द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट. तो बेसिकली यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो है कि हमें जो जुडिशल प्रैक्टिस है वो एक एस्टैब्लिश्ड लीगल रीजनिंग या कंसिस्टेंट जुडिशियल प्रैक्टिस के थ्रू हमें मिल रहा है कि इस केस को अगर हम डालेंगे तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है. इस तरह का कुछ वो कंसिस्टेंट आउटकम दे पाएंगे अगर जुडिशियल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं. अब इससे आगे चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो है, इट्स नॉट ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्राइमरी एक्सटर्नल एड इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन. Now, occasionally it has been considered by courts, especially when internal aids and conventional external aids like legislative history or dictionaries, they fail to resolve ambiguities. Now, definition क्या है administrative practice की? It refers to the consistent and long-standing manner in which administrative agencies or departments implement and apply statutory provisions. जो बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव. अगर वो जुडिशियल प्रोविजंस को, जुडिशियल डिसीजंस को जैसे अप्लाई करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, उससे जो प्रैक्टिस बनती है, नॉर्म्स बनते हैं, कस्टम बनती है, उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस का नाम दिया है. नाउ दीज प्रैक्टिसेस कैन रिफ्लेक्ट हाउ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडरस्टैंड एंड इन्फोर्सेस द लॉ. और जुडिशियल प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि जो जुडिशियल विंग है सरकार का, वो कैसे लॉ को एडमिनिस्टर करेगा, कैसे जस्टिस मिलेगा. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है सरकार का, गवर्नमेंट का, वो एग्जीक्यूटिव जिसे हम कह रहे हैं, वो कैसे उसको इन्फोर्स करेगा, लॉ को कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस बोल दिया. ऑल्दो नॉट लीगली बाइंडिंग, दे कैन ऑफर प्रैक्टिकल इंसाइट्स इनटू द स्टैट्यूट्स एप्लीकेशन. नाउ जुडिशियल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस की, कोर्ट्स प्रायोरिटाइज द स्टैट्यूटरी टेक्स्ट एंड एस्टैब्लिश इंटरप्रेटिव एड्स ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस. However, in certain cases, the courts have given way to administrative practices.
only in few cases, notably State versus Sajjan Singh 1953 का केस है. Now the Pepsu High Court addressed the issue of granting anticipatory bail under Section 497 of CRPC 1898. Now the court declined to follow an established administrative practice that permitted such bail, reasoning that if a practice is fundamentally uh, flawed, its longevity does not justify its continuation. Consequently, the court held that anticipatory bail could not be granted under the said section, emphasizing the importance of adhering to the correct legal provisions and over long standing but incorrect practices. यानी कि अगर हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है वो गलत है और वो चली आ रही है तो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया. नाउ स्टेट वर्सेस चदामी लाल, AIR 1957 इलाहाबाद हाई कोर्ट का है. सेक्शन 208 CRPC 1898 को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने, कि जुडिशरी का जो रोल है इन अपहोल्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ इनेक्टेड लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, इंश्योरिंग दैट लीगल मैंडेट्स आर नॉट ओवर रिडन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस. यानी कि जो रेक्स इज रेक्स है, यानी कि कानून ही सर्वोपरि है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉज की बात हो रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस हैं या प्रैक्टिसेस हैं वो लीगल मैंडेट को ओवरराइड नहीं कर सकती. मानिक चंद चौधरी वर्सेस स्टेट का केस है, कैलकाटा हाई कोर्ट 1958 का. सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन दी पुलिस रिपोर्ट की एज यूड इन सेक्शन 207 and 208 of CRPC. The court held that this term specifically refers to the report submitted by the IO under section 173 of the code. This interpretation aligns with established administrative practices and underscores the procedural importance of section 173 report in criminal proceedings, particularly concerning that rights of the accused to receive pertinent documents necessary for the defense. यानी कि ये जो केस लो है आपका मानिक चंद वाला, इसमें कह रहे हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट है जो कि 207 और 208 के लिए है, और उसका मतलब हुआ 173 की रिपोर्ट, और ये इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब हम बात कर रहे हैं कि जो राइट्स ऑफ एक्यूज्ड हैं उसको अपने डिफेंस के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस दे रही है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी. केस लो 4 जो है दैट इज़ स्ट्रैंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड वर्सेस केसवेल 1965 का केस है. लॉर्ड डैनिंग ने क्रिटिकली एग्जामिन किया the interplay between administrative procedure and legal principle. Particularly, Lord Denning emphasized that judicial decisions should not be influenced by the customary practice of administrative bodies like land registry. He specifically rejected the notion that a lessee must produce the landlord's land certificate, a document which the lessee has no entitlement to register a leasehold interest. He asserted that such a requirement constitutes bad law, underscoring that administrative convenience should not override legal rights and obligations. Now, this case highlighted the importance of adhering strictly to the statutory provisions over administrative practices, ensuring that leasehold interests are registered based on legal rights rather than procedural formalities. तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को कोर्ट्स ज़्यादा सा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो लीगल मैंडेट है वो ओवरराइड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली जो प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, उनको. संतराम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1967 का, सुप्रीम कोर्ट का. द सुप्रीम कोर्ट of India addressed the principles governing promotions within
Indian Police Service IPS, particularly the balance between seniority and merit. Now, selection grade positions in IPS are to be filled based on merit, not just seniority. While seniority is a factor, but it is considered only when the merits of the candidates are equal. Administrative practices reflecting accepted norms can guide promotions in the absence of clear statutory provisions. The ruling reinforces the principle that merit based evaluations are essential for maintaining the integrity and efficiencies of public services. Now, this judgment has had a lasting impact on promotion policies within the IPS and similar services, affirming that merit should take precedence in appointment to higher administrative roles. लिमिटेशंस और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव practices can provide context. Now, court exercise caution in relying on them generally because they are not considered authoritative source of legislative intent, and their relevance is limited to situations where the statutory language is ambiguous or silent on a particular issue. Now, courts avoid allowing administrative practices to contradict or supplant clear statutory provisions. कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस functions as a supplementary aid in statutory interpretation, primarily utilized when the traditional interpretive tools such as textual analysis, legislative history, and canons of various construction fail to resolve ambiguities. While such practices can provide valuable insights into how statutes are supposed or applied in real world scenarios, courts exercise caution to ensure that practices do not override the clear language and intent of the legislature. यहाँ पे ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को ज़्यादा सा इम्पोर्टेंस नहीं देना है. केवल और केवल जब एम्बिग्विटी हो या साइलेंस हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो रेफ़र कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी अलाइंड विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट. Now, the judiciary remains vigilant in preserving the supremacy of legislative text, ensuring that administrative interpretations align with the statute's original meaning and purpose. तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमें एक्स पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं. तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और चैनल पे नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे. थैंक यू दोस्तों.